इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस, इसके बाद एक पोलियो है, 3 वायरस है। तो वायरस को ये जगह कर देंगे, ध्यान नहीं दिए, शुरुआत में वायरस था लेकिन इधर भी वायरस था, तो नहीं तो वहीं पर इसको भी कर देते हैं। ये अब इसको लास्ट में बैक्टीरिया चल रहा है, पहले बैक्टीरिया चल रही है। ठीक है, तो तपेदिक तथा क्षय रोग है ना, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं या क्षय रोग के नाम से जानते हैं। हॉस्पिटल में जो ये स्वास्थ्य समुदाय केंद्र होता है वहाँ पर जो है क्षय रोग के नाम से जानते हैं, है ना। और इसको जो है ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, या इसका बैक्टीरिया क्या नाम है, इसका बैक्टीरिया का ट्यूबरकुलोसिस के नाम से ही इसके बैक्टीरिया को रोगी जाना जाता है ना। यह जो है बैक्टीरिया डिजीज है, ये बहुत मतलब लंबे समय तक ये चलता है। लंबे समय का मतलब 2 साल 4 5 6 साल तक, मतलब ये अगर जिसके बॉडी में इन्फेक्शन फैला लिया है तो समस्या लंबी हो जाती है। अगर मान लीजिए वो सक्षम नहीं रहा, वो व्यक्ति पैसे का वजह से असहाय रहा, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जब भाई इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपका फेफड़ा धीरे धीरे खराब होता जाएगा, तो समस्याएं जटिल होती चली जाएगी, है ना। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्षय रोग का जो है बहुत मतलब कि कम पैसे में, लेकिन इसमें ये चीज़ ये रहती है कि यदि आप दवा कर रहे हैं, टीबी के पेशेंट हैं, तो इसमें जो है रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, गैपिंग नहीं होनी चाहिए, बचाव भी साथ साथ बहुत जरूरी है। तो अब आसान हो गया है, अगर इन्फेक्शन बना हुआ है तो वो कम भी हो जाएगा, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो घबराने वाली बात नहीं। पहले क्या होता था कि जिसके घर में ये जेनेटिकली बीमारी है, अनुवांशिक रोग है, अगर दादा को टीबी है तो हो सकता है परिवार में ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। ये भी बात ये जेनेटिकल, हाँ, अनुवांशिक बीमारी है। ठीक हो जाता है, लेकिन क्या करें कि वो चीज़ हम कहते हैं उस व्यक्ति में ठीक हो गया ना, तो कहीं न कहीं माध्यम से किसी न किसी माध्यम से भाई रक्त का मतलब कि सभी परिवार में तो वही चीज़ है, अनुवांशिक हो सकता है भाई उसका कुछ अंश दूसरे पीढ़ी में हो सकता है, उसका अंश तीसरे पीढ़ी में, ऐसे ऐसे करके आता है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अपनी इंडिया में है ये भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। बहुत तब पर भी ज़्यादा तादाद में उस पर काबू पा लिया गया है। चले, जैसे देखिए लिखिएगा इसमें, यह
एक दीर्घकालीन बैक्टीरियल बीमारी है। यह एक दीर्घकालीन बैक्टीरियल बीमारी है। सन 1882 में रॉबर्ट कोच ने यह खोज की कि यह रोग ट्यूबरकिल बैसिलस के कारण होता है। यह रोग ट्यूबरकिल बैसिलस के कारण होता है। ट्यूबरकिल बैसिलस के कारण होता है। सामान्य प्रयोग में ट्यूबरकुलोसिस शब्द के आने से पूर्व ट्यूबरकुलोसिस शब्द आने से पूर्व यह थाइसिस के नाम से जाना जाता था। शब्द के आने से पूर्व यह रोग थाइसिस के नाम से जाना जाता था। यह जीनस नहीं, जीन्स नहीं होगा, जीनस होता है। GENUS वो होता है क्लासिफिकेशन जब होता है जीनस और स्पीसीज, वो चीज बता रहा है कि किस जीनस, मतलब कि अगर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें ये कह रहा है कि यह जीनस माइकोबैक्टीरियम से संबंधित है। बैक्टीरियम से संबंधित है, जीन्स नहीं, जीन्स अलग चीज होती है। यह जीनस माइकोबैक्टीरियम से संबंधित है। आगे पैराग्राफ से करके लिखेंगे। भारतवर्ष में अनुमानतः 90 लाख से 1 करोड़ लोग, भारतवर्ष में अनुमानतः 90 लाख से 1 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं। प्रतिवर्ष 18 से 20 लाख व्यक्ति, प्रतिवर्ष 18 से 20 लाख व्यक्ति
तपेदिक से पीड़ित हो जाते हैं। और 4 से 4.5 लाख मृत और 4 से 4.5 लाख मृत इसी रोग के कारण हो जाती है। लिखिएगा जीवाणु। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल्स यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल्स बैसिलस के कारण होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल्स बैसिलस के कारण होता है। यह जीवाणु 6 महीने तक सूखे स्थान में पर जीवित रह सकता है। यह जीवाणु 6 महीने तक सूखे स्थान पर जीवित रह सकता है। रोग का प्रसार। रोग के जीवाणु रोगी के बलगम में पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा खांसने और छींकने से थूक के छोटे छोटे कण खांसने और थूकने से थूक के छोटे छोटे कण हवा में फैल जाते हैं और हवा के माध्यम से श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
उद्भवन काल। और यह दूध के द्वारा भी ये बैक्टीरिया जो है, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है स्तनपान कर रहा है तो अगर उसकी मदर टीबी से इन्फेक्टेड है तो मिल्क के द्वारा उस बच्चे को भी क्या हो जाएगा, उद्भवन काल में लिखिएगा। प्राथमिक संक्रमण के फलस्वरूप, प्राथमिक संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले, प्राथमिक संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक लक्षण चार से 6 सप्ताह लेते हैं। संक्रमण काल, इसका संक्रमण काल तब तक चलता रहता है, इसका संक्रमण काल तब तक चलता रहता है जब तक रोगी रोग जीवाणु विस्तारित करता रहता है। जब तक रोगी रोग जीवाणु विस्तारित करता रहता है, फैलाता रहता है। तभी रोग के प्रकार। यह 2 प्रकार का होता है। फुफ्फुसी क्षयरोग, दूसरा है अफुफ्फुसीय क्षयरोग। फुफ्फुसी क्षयरोग से मतलब है कि यह फेफड़ों को क्या करता है, रोग ग्रसित कर देता है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग सभी व्यक्तियों में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे में हो, वयस्क में हो। कभी कभी वृद्ध लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको भी ये रोग हो जाता है। और यह रोग मेनली जो है, आप शरीर से कमजोर हुए तो दिक्कत होगी। पहला वाला लिखिएगा इसका, इसके रोग जो पहला लिखिएगा। इस रोग में फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं।
इस रोग में फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। यह रोग अधिकांशतः वयस्कों को होता है। देखिएगा, बचपन में खसरा, काली खांसी, टाइफाइड, मधुमेह, अत्यधिक शारीरिक श्रम, कुपोषण और वंशानुक्रम इस रोग के कारण हैं। रोग के लक्षण, पहला लिखिएगा, प्रारंभ में अत्यधिक थकान, और सामान्य कमजोरी का अनुभव होता है। प्रारंभ में अत्यधिक थकान और सामान्य कमजोरी हो जाती है। धीरे धीरे भूख में कमी आती है, उसी में लिखिएगा, धीरे धीरे भूख में कमी आती है। और फिर भार में कमी आ जाती है। भार में, वजन में कमी आ जाती है। जैसे व्यक्ति का भार कैसे आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना केजी का होगा? हमारा हाँ हाँ 65 सही बताया। तो 3 केजी ज़्यादा है ना। जैसे जिसकी लंबाई होती है 1 फीट में 12 केजी, 12 केजी। हाँ हाँ, ये अनुपात माना जाता है। और भाई प्राचीन लगभग हमारे अनुमान है इतने की होंगे। इतना नहीं होगा, आप होगी 48। चलिए, कहाँ तक हम लोग थे?
करोगे ना। शरीर का भार निरंतर कम होता जाता है। शरीर का भार निरंतर कम होता जाता है। रोग की तीव्र अवस्था पर, रोग की तीव्र अवस्था पर खांसी के साथ, रोग की तीव्र अवस्था पर खांसी के साथ रक्त आने लगता है, रक्त भी आने लगता है। बस 3 पॉइंट। रोग से बचाव। लिखिएगा रोग से बचाव। बचपन में ही शिशु को, बचपन में ही शिशु को BCG का टीका लगवाना चाहिए। बचपन में ही शिशु को BCG का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। रोग के लक्षण प्रकट होते ही, रोग के लक्षण प्रकट होते ही तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेकर, रोग के लक्षण प्रकट होते ही तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेकर नियमित दवा का सेवन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। एक और लिख लीजिए। रोगी को खांसते और बोलते समय, रोगी को खांसते और बोलते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। बस इसका दूसरा क्या था, आपको दूसरी इशारों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, है ना। अभी आपने जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखा जिसमें फेफड़ा प्रभावित होता है रोग से, और नॉन पल्मोनरी वाले में क्या होता है, यह शरीर के किसी भी अंग में आपको क्या कर सकता है, रोग ग्रसित कर सकता है। जैसे आंख हो गई आपकी, बोन हो गई आपका, ब्रेन हो गया आपका, है ना। कहीं भी किसी भी जगह टीबी हो सकती है। अगर हड्डी वगैरह में हो गई तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। किसमें, लीवर में, हाँ किसी भी आर्गन को प्रभावित कर सकता है ये रोग, तो दिक्कत होती है, दवा बहुत करना पड़ता है उसकी। पहली बात तो भाई जब फेफड़े वाला होता है तो डॉक्टर जान जाता है, जल्दी से ट्रीटमेंट होता है, नहीं इसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एकदम व्यक्ति दुबला पतला होता चला जाएगा, एकदम हड्डी की तरह हो जाएगा। जब भाई उसको पौष्टिक आहार भी नहीं मिलेगा, और पहली बात तो खाना पीना ढंग से खाएगा नहीं, ढंग से खाएगा नहीं तो खांसी
लिखिएगा इसमें, यह तपेदिक रोग अस्थि, दूसरे पॉइंट इसको हेडिंग बना दीजिएगा आप, कोशिश का रोग, यह तपेदिक रोग अस्थि, त्वचा, आंत, लसिका ग्रंथियों में, यह तपेदिक रोग अस्थि कामा त्वचा कामा आंत कामा लसिका ग्रंथियों में कामा मस्तिष्क आदि में होता है। इस रोग के जीवाणु जिस अंग पर आक्रमण करते हैं, इस रोग का जीवाणु जिस अंग पर आक्रमण करते हैं वही अंग प्रभावित हो जाता है। बस इतना ही इसमें बहुत है, सफिशिएंट है। रोग से बचाव लिखना चाहते थे, एक लाइन लिख लीजिएगा, रोग से बचाव के लिए स्वच्छता को महत्व देना चाहिए। रोग से बचाव के लिए स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। ये कवर पढ़ लीजिए। हैजा, हैजा रोग जो है गर्मियों के महीने में अत्यधिक फैलता है, या चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वयस्क लोग हैं, सब में हैजा होने का संभावना रहता है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और यह खान पीन के गड़बड़ी के कारण होता है ना। और अपने आसपास जितना ज़्यादा आप लोग सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, उतना ही ये रोग कम होगा, है ना। नहीं तो जैसे ही कहीं पर व्यक्ति को अगर इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो वोमिटिंग वगैरह किया है, तो वहाँ से अगर मक्खी गई बैठी और आपके पास आई, आप भी खाना खा रहे हैं, आपके थाली के पास बैठ करके आपके थाली में गिर गई, कुछ बैठ गई, वहाँ का बैक्टीरिया ले आकर के आपकी थाली में छोड़ देंगे और आप लोग ऐसे ऐसे हाथ से करके उसको निकाल फेंक देंगे, आराम से खा लेंगे। और खाने से ही तुरंत क्या होगा, बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर जाएगा और वहाँ पर अपना कार्य कर देगा, है ना। तो जैसे ही आँख में जाएगा पूरा एकदम हड़बड़ी मचा देगा, है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी कर देगा। फिर आपको दुनिया भर का वाटर तो ये वो दुनिया भर का लगवाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसमें लिखिएगा, किसको हैजा हेडिंग बना लीजिएगा। यह बहुत ही तीव्र संक्रामक बीमारी है।
यह बहुत ही तीव्र संक्रामक बीमारी है। गर्मी के मौसम में यह रोग अत्यधिक फैलता है। ये वाला कहाँ से स्टार्ट क्या लिखिए आप लोग? गर्मी के मौसम में यह रोग अधिक फैलता है। समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। विप्रियोकारिणी रोग का प्रसार। लिखिएगा। हैजे के जीवाणु रोगी के मल व वमन में पाए जाते हैं। हैजे के जीवाणु रोगी के मल व वमन में पाए जाते हैं। नदियां तालाबों के किनारे, नदियां तालाबों के किनारे मल त्याग करने से नदियां तालाबों के किनारे मल त्याग करने से यह जल में पहुंच जाता है और जल के माध्यम से शरीर में शरीर में मक्खियां भी इस रोग का प्रसार करती हैं। मक्खियां भी इस रोग का प्रसार करती हैं। जब यह रोगी के मल वमन पर बैठती हैं, जब यह रोगी के मल वमन पर बैठती हैं तो रोग के जीवाणुओं को ले लेती है। और जब भोजन पर बैठती हैं तो जीवाणु भोजन में चले जाते हैं।
उद्भवन काल। कुछ ही घंटों से 5 दिन तक लग जाता है इसके लक्षण। संक्रमण काल। जब तक रोगी पूरी तरह से जीवाणु मुक्त नहीं हो जाता, जब तक रोगी पूरी तरह से जीवाणु मुक्त नहीं हो जाता। लक्षण। रोगी को दिन में रोगी को दिन में 25 से 30 बार पानी की तरह पतले दस्त आते हैं। रोगी को दिन में 25 से 30 बार पानी की तरह पतले दस्त आते हैं, जिनका रंग चावल के माड़ की तरह होता है, जिनका रंग चावल के माड़ की तरह होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दस्त के साथ साथ उल्टियां भी होती हैं। दस्त के साथ साथ उल्टियां भी होती हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, लगातार उल्टी व दस्त होने से रोगी के शरीर में, लगातार उल्टी और दस्त होने से रोगी के शरीर में लगातार उल्टी व दस्त होने से रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर शरीर में पानी की पूरी तरह से कमी हो जाए तो क्या होगा? सुस्त नहीं होगी। पूरे मसल्स में जितना भी मांसपेशी है सब में अकड़न हो जाएगी। ये जो हाथ आपका सीधा दिख रहा है, ये हाथ ऐसे घूम करके कई बार फोल्ड हो जाएगा, ऐसे ऐंठ जाएगी। पूरी बॉडी आपकी क्या होगी? हाथ ये पैर जो इधर दिख रहा है ना सीधा सीधा, ये पैर पीछे की तरफ भाग जाएगा ऐंठ के। इतनी वो होती है, दिक्कत होती है इसमें। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर जिसको भी इस रोग का लक्षण है वो क्या करे, अगर मान लीजिए इसने 25 से 30 बार दिखाया है, 10 से 15 बार हो रहा है, इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तुरंत जा करके डॉक्टर के पास बताना चाहिए। और वो क्या करेगा, आपको ग्लूकोज आपको देगा, है ना, ताकि पानी की कमी ना होने पाए। अगर मान लीजिए एक बार शरीर ऐंठ गई तो आप पूरी तरह से अंग भंग हो जाएगा, वो बनेगा नहीं जल्दी, एक बार टूट टाट गया।
और ऐसा होता है, पानी की कमी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं अरे भाई अभी आ चलो ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी दवा लिया है ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो रहा है तुरंत जाइए अस्पताल और वहाँ पर इलाज करवाइए। कहाँ तक हम लोग लिखे थे? रोगी की पेशियों में ऐंठन और बाद में पेशाब आना रुक जाता है, लिख लिए एक पॉइंट इसको भी डाल दीजिए। रोगी की पेशियों में ऐंठन, रोगी की पेशियों में ऐंठन तथा पेशाब आना बंद हो जाता है। आप लिखिएगा एक लाइन। उचित उपचार के अभाव में, उचित उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोग से बचाव, स्वच्छता को महत्व देना चाहिए। स्वच्छता को महत्व देना चाहिए। पहला लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, जैसे ही रोग फैले जैसे ही रोग फैले वैसे ही व्यक्तियों को हैजे का टीका लगवाना चाहिए। पानी उबालकर पीना चाहिए। आज की क्लास बस यही है।